तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सर्दी की रात थी। ट्रक का इंजन गूंज रहा था और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था और मैं ट्रक में कंबल ओढ़े सड़क की ओर देख रहा था। वहीं मेरे उस्ताद देवेश, जो उस वक्त ट्रक चला रहे थे, वो हमेशा की तरह कुछ गुनगुना रहे थे। अभी हमारा ट्रक नैनीताल की पहाड़ियों के बीच एक बन रहे एक होटल की तरफ जा रहा था, जहां हमें 500 सीमेंट की बोरियां पहुंचानी थी। ट्रक अपनी अधिकतम स्पीड पर चल रहा था। इसी बीच अचानक ही हाईवे पर धुंध पसरने लगी, जिस वजह से उस्ताद को ट्रक की स्पीड स्लो करनी पड़ी। अभी उस्ताद ने ट्रक की स्पीड कम ही की थी कि तभी उस धुंध में से एक परछाई एकाएक ट्रक के सामने आ खड़ी हुई। उस परछाई पर नजर पड़ते उस्ताद ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगते उस्ताद बोले, अरे भाई ये कौन है? उस्ताद के ये कहते ही जब मैंने गौर से सामने देखा तो पता चला कि जिसे हम परछाई समझ रहे थे वो असल में एक औरत थी। अभी मैं और उस्ताद ट्रक के सामने खड़ी उस औरत को ही देख रहे थे कि तभी वो औरत चीखते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचा लो। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। और यही सवाल जब उस्ताद ने उस औरत से किया कि तुम किस बच्चे की बात कर रही हो, तुम्हारे साथ तो कोई बच्चा भी नहीं है। उस्ताद के इस सवाल करते ही वो औरत रो पड़ी। उस औरत को रोता देख उस्ताद उस औरत से बात करने के लिए ट्रक से नीचे उतरे और उनके उतरते ही मैं भी उतर गया। अभी हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे थे कि तभी वो धुंध इस कदर बढ़ गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब वो धुंध का गुबार छटा तो वहां अब कोई नहीं था सिवाय गहरी खामोशी और अजीब से सन्नाटे के। ये वो पल था जब मेरा दिल किसी अनहोनी को महसूस कर रहा था। जब मैं एक और आने वाले खतरे को लेकर बेहद चिंतित था तो वहीं दूसरी तरफ उस्ताद उस औरत को ढूंढ रहे थे। मैंने उस्ताद से बोला भी कि चलो उस्ताद यहाँ से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। पर उस्ताद बोले कि तू डर मत, सब ठीक है। खैर कुछ देर के बाद जब उस्ताद को लगा कि वो औरत नहीं मिलेगी तो वो ट्रक में बैठे और फिर हम आगे बढ़ गए। अब हमारा ट्रक हिमाचल के नैनीताल की तरफ बढ़ रहा था। रात के लगभग 3 बज चुके थे। नैनीताल की सड़कें पूरी तरह से सुनसान थी। लोग अपने घर में चैन की नींद ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैं और मेरे उस्ताद इस बात को सोचकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो घटना कुछ देर पहले घटी थी, क्या ये एक मन का भ्रम था या सच में था। अब हम दोनों के मन में ये सब बातें चल रही थी और ट्रक अपनी रफ्तार से बढ़े जा रहा था। तभी अचानक ही ट्रक के बाहर से किसी नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ उस सुनसान सड़क पर गूंजने लगी। मैंने ट्रक के बाहर इधर उधर देखा लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने उस्ताद से रोने वाली बात बोली तो वो भी मुझसे कहने लगे कि कहीं से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, जिस वजह से मैं भी बेचैन हूँ कि आखिर ये बच्चे की रोने की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। तभी उस्ताद ने अचानक ही ट्रक का ब्रेक लगाया और मुझे ट्रक से उतरने के लिए बोला। उस्ताद की ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि इतनी सुनसान जगह पर आखिर उस्ताद मुझे ट्रक से क्यों उतरने के लिए बोल रहे थे। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उस्ताद ने बोला, तुम्हें सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि सड़क के बीच में कुछ रखा हुआ है, उसे सड़क के किनारे रख दो। मैं ट्रक से उतरकर जब मैं उस सामान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बच्चा कंबल में लिपटा हुआ था। मेरी नज़र जैसे ही बच्चे पर पड़ी तो वो बच्चा और ज़ोर से रोने लगा और उस बच्चे को रोता देख मैंने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया और उसे सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। फिर मैं उस बच्चे को वहाँ पर रखने के बाद वापस से ट्रक में आकर बैठ गया। जब उस्ताद ने उस सामान के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, पर उस्ताद मेरी बात सुनते ही मुझ पर एकदम से भड़क गए कि आखिर तूने उस बच्चे को मरने के लिए वहाँ पर क्यों छोड़ दिया। उस्ताद गुस्से में ही जल्दी से ट्रक से नीचे उतरे और उस बच्चे को गोद में लेकर वापस से ट्रक में आ गए और बच्चे को मुझे थमा दिया। बच्चे को मुझे देते बोला कि इस बच्चे का आपसे तू ख्याल रख और सुबह तक इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जब सुबह होगी तब देखते हैं क्या करना है। उस बच्चे को जैसे मैंने गोद में लिया कि मुझे काफ़ी डर का एहसास हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था उस बच्चे को गोद में लेने के बाद अब मेरे जहन में ये सब सवाल उमड़ रहे थे कि इस बच्चे का मिलना खतरे का संकेत तो नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना कुछ देर पहले
हमारे साथ हुई थी, जिसने हमारे अंदर डर पैदा कर दिया था। और अब इस बच्चे का अचानक ही ऐसे मिल जाना, वो भी सुनसान सड़क पर, बीच रास्ते में, हैरान कर देने वाली बात थी, जो ऐसी ही बातों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। अभी मैं इसी उलझन में था कि तभी मेरी नज़र बच्चे के हाथ पर पड़ी। बच्चे के नन्हे हाथों में पहने दस्तानों पर मेरी नज़र पड़ी। ये दस्ताने चमड़े के थे और बच्चे के हाथ खून से सने हुए थे। ये देखते ही मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये उसी औरत का बच्चा है जो हमसे बोल रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। फिर मैंने उस्ताद से बोला कि इस बच्चे को अपने पास रखना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे उस्ताद जी बिल्कुल नहीं माने और मुझे यही समझाने लगे कि तुम्हें दिखता नहीं क्या एक नन्हा मासूम बच्चा जो खुद दूध तक नहीं पी सकता, वो हमारे लिए क्या मुसीबत बन सकता है। हालांकि अब बच्चा अपनी गहरी नींद में सो चुका था, इसलिए मैंने उसे अपनी पिछले वाली सीट पर सुला दिया। अब हमारी ट्रक भी सड़क पर अपनी रफ्तार से चल रही थी और उस्ताद भी किसी पुराने गाने को गुनगुनाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। और मैं इसी खौफ में था कि अब ना जाने आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। अभी मैं यही सोच रहा था कि उस्ताद मुझे बोलने लगे, अरे रामू, ये बदबू कैसी आ रही है? ऐसा लग रहा है कि ट्रक के पिछली सीट के नीचे कोई चूहा मर गया है। तभी मैंने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अजीब सी गंध भर गई है, मिट्टी, धुएं और कुछ ऐसा जैसे किसी लाश का हिस्सा सड़ चुका हो। मैंने ट्रक की सभी जगह चेक किया, लेकिन कोई मरा हुआ चूहा वगैरह नहीं मिला। रात के सन्नाटे में बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज़ भी किसी भयानक चीख से कम नहीं लग रही थी। ट्रक के अंदर अजीब सी गंध भर गई थी। उस रात मेरी नींद भी गायब हो गई थी। फिर अगली सुबह जब हम पहाड़ी वाले ढाबे पर रुके और मेरे उस्ताद ने बच्चे को गोद में लेकर ढाबे पर बैठ गए और बच्चे को सहलाने लगे कि तभी ढाबे वाले की नज़र बच्चे पर पड़ी कि उस बच्चे को देखते ही वो ढाबे वाला पीछे हट गया और कांपते हुए पूछा, अरे देवेश भैया, आज ये तुम किसका बच्चा उठा कर ले आए हो? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। तभी मेरे उस्ताद ने बोला कि ये मुझे रास्ते में बीच सड़क पर मिला, शायद किसी ने इसे सड़क पर मरता हुआ छोड़ दिया था। तभी ढाबे वाला बिना कुछ कहे अंदर भाग गया। ढाबे वाले की यह हालत देखकर मुझे समझ आ चुका था कि दाल में कुछ तो काला है। और तभी उस्ताद ने पहली बार देखा बच्चे के नन्हे हाथों में चमड़े के दस्ताने थे और उन पर खून के छोटे दाग। ये देखकर उस्ताद जी को भी कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी मैंने एक बार फिर उस्ताद जी को समझाने की कोशिश की कि आप इस बच्चे को छोड़ दें, ये कोई इंसान का बच्चा नहीं है बल्कि एक शैतान का बच्चा है। लेकिन उस्ताद मेरी कहाँ सुनने वाले थे। उल्टा मुझे ही वो बोलने लगे कि ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा और ये मेरे साथ ही रहेगा। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। मेरे बार बार कहने पर भी उस्ताद नहीं माने, तो आखिर में मैंने ये फैसला किया कि अब मैं और आगे का सफ़र इनके साथ बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ढाबे वाले ने जब बच्चा देखा तो इतना वो डर क्यों गया था। इसलिए मैं ढाबे वाले से पूछने लगा कि आखिर तुम बच्चे को देखकर क्यों डरे। वो ढाबे वाला डरते हुए मुझसे कहने लगा कि वो बच्चा इंसान का नहीं है, वो तो खुद ही एक शैतान है। एनएस 13 पर यह बच्चा जिसको भी मिलता है उसका जीवन नर्क बन जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके कि तुम दोनों इस शैतान के बच्चे से पीछा छुड़ा लो। उस ढाबे वाले की बातों में सच्चाई थी। मुझे तो उसी वक्त एहसास हो गया था जब वो औरत हाईवे के बीचों बीच अचानक से प्रकट हुई और एकदम से धुंध में गायब हो गई थी। पर जिस खतरे का एहसास मुझे और इस ढाबे वाले को हुआ, वो एहसास भला उस्ताद को क्यों नहीं हुआ। उलट उनको उस बच्चे से ऐसा लगाव हो गया कि वो उस बच्चे को अपना ही बच्चा मान बैठे। कहीं उस्ताद किसी बड़ी मुसीबत में न पड़ जाएं। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं उस ढाबे से बाहर निकला और हमारे ट्रक यूनियन पहुंचा, इस उम्मीद में कि मुझे कोई और ट्रक ड्राइवर अपना खलासी रख लेगा। पर मेरे हाथ निराशा ही लगी। उस दौरान सभी ट्रक खलासी मौजूद थे। ऐसे में मुझे खलासी का काम तो नहीं मिला, पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम ज़रूर मिल गया और मैं वही करने लगा। देखते ही देखते 2-3 हफ्ते बीत गए, पर ना तो उस्ताद आए और ना ही उनकी कोई खबर। मैं भी अपने काम में इस कदर मसरूफ़ हो गया कि उस्ताद के बारे में भूल ही गया। पर एक रोज़ मेरा कजरैली जाना हुआ तो मुझे याद आया कि उस्ताद का घर तो यहीं पर है, क्यों ना उनके हालचाल लेता चलूं। ये सोचकर जब मैं उस्ताद के घर पहुंचा तो मैं न पाया कि उनकी बूढ़ी माँ चारपाई में लेटी हुई है और उनका पूरा घर बिखरा हुआ था। वो खाट में लेटी हुई करा रही थी।
फिर जब मैंने उनके करीब जाके उनकी नब्ज टटोली तो मैंने पाया कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। मैं उन्हें फौरन ही अस्पताल लेकर गया, जहां उन्हें अगले 2 दिनों तक रहना पड़ा। अस्पताल से वापस आने के बाद जब अम्मा थोड़ी अच्छी हो गई तो मैंने उनसे पूछा, ये उस्ताद कब से घर नहीं लौटे? जिस पर उन्होंने कहा, आखिरी बार तो वो तेरे साथ ही आया था, पिछले चौक के महीने में। उसके बाद का गया है तो गया ही रह गया। वैसे भी मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। अब बस ये जो कुछ सांसें बची हैं कैसे भी ख़त्म हो जाएं, तो मैं भी इस जीवन से मुक्त हो जाऊं। उस्ताद की माँ की बात से ये साफ पता चल रहा था कि वो उस्ताद से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इससे पहले मैं उनके उस्ताद से नाराज़गी की वजह पूछता कि वो अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी, और जब मैंने उन्हें किसी तरह चुप किया तो उन्होंने वो बात छेड़ दी जो उन्होंने आज से पहले किसी को नहीं बताई थी। दरअसल उन्होंने बताया कि देवेश मेरा बेटा नहीं है, वो मेरी सहेली शोभा और उस काले साए का बड़ा बेटा है। जैसे उस्ताद की माँ ने ये कहा कि उस्ताद उनका नहीं बल्कि उनकी सहेली और साए का बेटा है, तो मैंने उनसे सवाल करते पूछा, साया ये किसी आदमी का नाम है क्या अम्मा? मेरे इस सवाल पर वो थोड़ा सा मुस्की और फिर बोले, नहीं साया जो हमारी दुनिया का नहीं, वो जो भी है वो किसी को नहीं मालूम, सिवाय ये कि वो अपने आप को साया बुलाता है, जिसमें ऐसी शक्तियाँ थी जो किसी इंसान को मिल जाए तो वो किसी को भी अपने कदमों में झुका सकता है। और इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए शोभा ने अपने आप को साई को सौंपा और वो अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो जाती। अगर उस रात लोगों को पता नहीं चलता कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उनका काल है, इसलिए गांव वालों ने शोभा को उसके बच्चे के साथ ही उस रात जलाकर मार दिया था। पर वो मरी तो ज़रूर, पर सिर्फ गांव वालों के लिए। उस रात वो मेरे पास आई और मुझे अपना बच्चा दिया जो उस काले साए की तरह ही था, और कहा इसे इंसान बनाकर रखना जब तक कि इसका छोटा भाई ना आ जाए। फिर इसके बाद उसने मुझे बहुत सारी मालाएं दी और कहा, ये माला इस बच्चे के गले से कभी निकालना मत। जिस दिन ये माला इसके गले से निकलेंगी उस दिन ये साया बन जाएगा और फिर ये किसी के संभाले नहीं संभलेगा। उस रात के बाद देवेश को मैंने ही पाला, ये जानते हुए कि ये इंसानों के लिए खतरा है, क्योंकि मुझे कभी उससे खतरा महसूस ही नहीं हुआ। पर मुझे मालूम था कि उसकी माँ शोभा ज़रूर लौटेगी, और जब वो लौटेगी तब होगा मौत का तांडव। ये सब बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे भी शुरू से ही उस्ताद बहुत अजीब लगते थे। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि वो जिंदा भी है कि नहीं। खैर कुछ दिन और उस्ताद की माँ की देखभाल करने के बाद मैं अपने काम पर लौट आया। काम पर लौटने के चंद महीनों बाद मुझे खबर मिली कि उस्ताद का कत्ल हो गया है। उनकी लाश कीकड़ के पेड़ से लटकी मिली, और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर के हर अंग से बहुत सी सुइयां मिली। उस्ताद के हत्यारे का तो पता नहीं चला, पर अफवाह है कि उन्हें किसी जादू टोना से मारा गया है। उस्ताद तो चले गए, पर उस बच्चे का क्या हुआ इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों हिमाचल की घाटियों में बसे एक छोटे से गांव चंद्रगुप्तपुर की ये कहानी है जो बहुत ही डरावनी और रहस्यमय है। कहते हैं यहाँ पर हर साल कुछ यात्री रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, और इन सभी यात्रियों के गायब होने के पीछे एक ट्रेन है जो पाताल से आती है, जिसमें अगर गलती से भी कोई इंसान बैठ जाता है तो हमेशा के लिए वो गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये डरावना किस्सा शहर के एक पत्रकार रवि शंकर जी के साथ घटा था। रवि शंकर जो एक पेशे से पत्रकार था, जो अजीबोगरीब कहानियों की तह तक जाने में बहुत ही माहिर था। रवि शंकर को अपने इस काम में लगभग कई साल बीत चुके थे, जिसमें उसने ऐसी कई घटनाओं से सामना किया था जो बहुत ही अजीबोगरीब थी। रहस्यमय घटनाओं पर रिसर्च करना उसे बेहद ही पसंद था, लेकिन उसके जीवन में जब ये ट्रेन वाली घटना हुई तब से उसने इस काम को अलविदा कह दिया, क्योंकि इस काम में रवि शंकर की जान पर बनाई थी। रवि शंकर की मुलाकात एक दिन एक बुजुर्ग से हुई, जिसमें उसे एक अजीब बात पता चली कि हर पूर्णिमा की रात 3:13 पर एक काली ट्रेन उस वीरान स्टेशन पर रुकती है जो 50 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर रवि शंकर को यकीन नहीं हुआ और सोचने लगा कि सालों से वीरान पड़े स्टेशन पर भला ट्रेन कैसे आ सकती है, जबकि रेलवे विभाग ने उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया होगा। सवालों के कटघरे में खड़े रवि शंकर का जिज्ञासु मन मानने वाला नहीं था। लिहाजा रवि शंकर ने
उस बुजुर्ग की बात को नकारा नहीं और अगली पूर्णिमा की उस रात अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस पुराने स्टेशन पर पहुंच गया जहां चारों तरफ सन्नाटा था। वहां पर पेड़ों से पत्ते गिरने की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हुटिंग साफ साफ सुनाई दे रही थी। रविशंकर अभी अपने चारों ओर इधर उधर झांका ताकी कर रहा था कि इसी बीच उसने अपनी घड़ी में एक नज़र डाली तो रात के अब 2 बज रहे थे। लेकिन जैसे 3:12 हुए कि तभी स्टेशन की जमीन कंपन करने लगी, जिससे रविशंकर का दिल धक धक करने लगा। और जब उसने पटरियों की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो उसने पाया कि अंधेरे को चीरते हुए एक पुरानी काली भाप वाली ट्रेन पाताल से धरती को फाड़कर बाहर निकलती आ रही है, जिसे देखकर रविशंकर की आंखें फटी की फटी रह गई। जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो उसने ट्रेन को ध्यान से निहारा। ट्रेन की बोगियां टूटी फूटी थी, लेकिन उसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और कुछ काले साए हिलते हुए नजर आ रहे थे। जब उसे लगा कि बोगी में कोई है तो रविशंकर ने हिम्मत की और वो उस बोगी में चढ़ गया। पर जैसे उसने कदम रखा तो एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए और दरवाजे बंद होते ही ट्रेन वहां से चल पड़ी। लेकिन रवि को स्टेशन का नाम अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने बोगी के बाहर देखा तो बाहर सिर्फ धुंध थी और बोगी के भीतर यात्री नहीं बल्कि परछाइयाँ थी। तभी रविशंकर को एक आवाज़ सुनाई दी तो उसने उस ओर देखा तो उसने पाया कि वो एक बूढ़ी औरत थी, जो रवि को देखते हुए बोली, अरे तू तो जिंदा है, पर यहाँ क्यों आया? अब ये सुनते ही रवि कांप गया और उस बूढ़ी औरत के पाँव में गिर पड़ा। रवि कहने लगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे वापस जाना है। तभी उस बूढ़ी औरत ने बोला, एक शर्त है, तभी तो यहाँ से जा सकता है, तो किसी को ये सच नहीं बताएगा। रवि ने उस औरत की बात मान ली और उसके पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ हाथ जोड़ता रहा और उस औरत को उस पर दया आ गई और फिर देखते ही देखते रवि बेहोश हो गया। फिर अगले दिन रवि वापस अपने घर तो लौट आया, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। ना उसकी नींद पूरी होती और ना ही उसकी आंखें टिकती। और जब भी कोई उससे उस ट्रेन के बारे में पूछता तो वो बस एक ही बात कहता कि वो ट्रेन अब मुझे हर रात बुलाती है, एक दिन मैं फिर चढ़ जाऊंगा। अब रवि के साथ ऐसे कुछ हफ्ते बीत चुके थे। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो ठीक से बात तक नहीं करता, रात को नींद में बड़बड़ाता रहता और अक्सर खिड़की से दूर पहाड़ियों की ओर देखता रहता। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। वो बस एक ही बात बार बार दोहराता, वो मुझे फिर से बुला रही है, उसकी सीटी गूंज रही है। पर दोस्तों, आज चंद्रगुप्तपुर में आकाश एकदम साफ था, मगर हवाओं में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। रात के 3:10 पर रवि अपने घर से बाहर निकला, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। उसके कदम अपने आप ही उस पुराने स्टेशन की ओर बढ़ते चले गए और जैसे 3:13 हुए कि वही ट्रेन फिर से आ गई, वही काली भाप छोड़ती ट्रेन। पर वो इस बार और भी ज़्यादा पुरानी थी, जैसे वो सदियों से धूल में लिपटी हो। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही उसका दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और रवि बिना रुके उस बोगी में चढ़ गया। लेकिन इस बार बोगी में कुछ बदला हुआ था। जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा कि ट्रेन की बत्तियां अपने आप ही झपकने लगी। ट्रेन की बोगियां अब खाली नहीं थी, हर सीट पर चेहरे दिखाई दे रहे थे। मगर हैरानी वाली बात ये थी कि वो सभी चेहरे इंसानों के नहीं थे। कुछ बिना आंखों के थे तो कुछ मुड़े तुड़े, तो कुछ के मुंह से धुआं निकल रहा था। उन सभी चेहरों को देखते ही रवि ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर अब वो दरवाजा गायब हो चुका था। पूरी बोगी में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अब तुझे जाना होगा, इस ट्रेन का पूरा सफ़र करना होगा, यहाँ सब कोई वापसी नहीं होगी। तभी वो ट्रेन एक सुरंग में घुसने लगी, लेकिन ये कोई आम सुरंग नहीं थी। वहाँ दीवारों पर खून से नाम लिखे थे, गायब हो गए उन लोगों के नाम जो कभी उस ट्रेन में चढ़े थे। और वहाँ आखिरी बोगी में एक टूटी खिड़की के पास रवि ने खुद को देखा, वही चेहरा, वही कपड़े, मगर शरीर बर्फ जैसा ठंडा और आंखें एकदम सफ़ेद थी। रवि अपने आप को देखकर खौफजदा हो गया और घबराते हुए चारों तरफ बोगी में रास्ता ढूंढने लगा। इससे पहले ट्रेन सुरंग में पूरी तरह से घुसती कि रवि ने बोगी की दीवार पर एक जोरदार लात मारी तो उसका पांव पूरी तरह से आर पार हो गया, जिससे वो समझ गया कि रवि बाहर निकल सकता है। रवि ने बिना देरी किए बोगी की दीवार से छलांग लगा दी और वो वहीं नीचे गिर पड़ा। और जब उसे होश आया तो वो वहीं उसी स्टेशन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था।
उसके आसपास गांव के कुछ लोग भी थे जो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। पर जब रवि थोड़ा ठीक हुआ तो उसने इस घटना का जिक्र चंद्रगुप्तपुर गांव के कुछ लोगों से किया। लेकिन दुखद बात यह थी कि घटना का जिक्र करते वक्त रविशंकर की तबीयत फिर से बिगड़ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब ये बात गांव के आसपास भी आग की तरह फैल गई, जिससे लोगों में उस ट्रेन और स्टेशन के प्रति खौफ भर गया। मगर दोस्तों, कहते हैं आज भी गांव के लोगों ने स्टेशन के पास रवि का कैमरा पाया है और उसका एक पुराना कोड जो रविशंकर के होने का आज भी संकेत बयां करता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।